डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 61। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम्हारे जैसा नालायक इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। सौरभ ने मासूमियत से कहा, छोड़ो मेरे बाल छोड़ो। तुम दोनों ने तो अपने अपने लिए लड़की ढूंढ ली, पर मेरा क्या? मैं तो कुंवारा मर जाऊंगा। मुझे कुंवारा नहीं मरना। मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। तुम दोनों को नहीं करने तो मत करो, पर छोड़ो मेरे बाल छोड़ो। उसके चिल्लाने की वजह से अस्तित्व ने उसके बालों को छोड़ दिया, क्योंकि इस वक्त रात का वक्त हो चुका था और अगर वो इस तरह से चिल्लाता रहता तो जरूर घर के सभी लोग उठ जाते। वेदांत ने सौरभ को घूरते हुए कहा, चुपचाप जाकर सो जाओ भटकती आत्मा, और तुम भी सो जाओ अस्तित्व, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। कहते हुए वेदांत मुस्कुराता हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही सौरभ ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, एक आशिक को तो तुमने उसके लिए लड़की ढूंढने में मदद कर दी, और मेरा क्या? मेरे लिए भी लड़की ढूंढ कर दो। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने कहा, क्यों लड़की तुमने पहले से ढूंढ नहीं रखी है? अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने गुस्से से कहा, देखो मैंने उसे पहले ही भुला दिया है। अब मुझे कोई प्यारी सी क्यूट सी लड़की चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी अमानत की तरह। अगर तुम्हें अमानत पसंद नहीं है तो तुम मुझे दे दो। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसने गुस्से से सौरभ की तरफ देखा। वो सौरभ को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था कि सौरभ ने कहा, बचा लो भगवान। कहते हुए वो भागता हुआ वहां से सीढ़ियों की तरफ चला गया। अस्तित्व ने दांत पीसते हुए कहा, ब्लडी बास्टर्ड, कल मिल तू मुझे। तेरे दांत न तोड़ दिए तो मेरा नाम भी अस्तित्व शेखावत नहीं। मेरी अमानत को अपनी बनाएगा। कहते हुए अस्तित्व गुस्से से वहां से ऊपर चला गया। अपने रूम में आकर अस्तित्व बेड पर आकर लेट गया। उसने बेड पर आकर गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा बहुत जल्द ही। सब कुछ, हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स हट जाएगी। पर सबसे पहले मुझे हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हटाना होगा। सोचते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने राघव का चेहरा घूमने लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, अब वो घटिया इंसान मुझे तो अपना बेटा मानेगा नहीं। मेरी जान लेने से पहले भी वो एक बार नहीं सोचेगा, इसलिए अब मुझे पहले उसका काम तमाम करना होगा। सोचते हुए अस्तित्व के चेहरे पर बेहद डरावनी मुस्कुराहट आ गई। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाते हुए कहा, बॉस आपने जो कहा था वो हो गया है। अस्तित्व ने जैसे ही ये सुना उसके होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने अपनी आंखों को बंद करके गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, वेरी गुड। कहते हुए उसने कॉल कट करके मोबाइल को साइड में रख दिया। इस वक्त उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने गर्दन को टेढ़ा करके देखा। इस वक्त रात के 2 बजे बज रहे थे। 2 बजे मोबाइल बजते हुए देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। कुछ सोचकर उसने मोबाइल उठाकर देखा तो उस पर एक जाना पहचाना नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर अस्तित्व के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। उसने कुछ देर तक नंबर को घूर कर देखा और फिर कॉल उठा लिया। उसके कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तो अस्तित्व ने गहरी आवाज में कहा, व्हाट हैपन डियर मासी जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अस्तित्व ने जैसे ही ये कहा दूसरी तरफ से अधीरा शेखावत ने नफरत भरी आवाज में कहा, अस्तित्व तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बर्बाद करके तुम सुकून से रह पाओगे? तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी खुशियों को पूरी तरह से तुमसे दूर कर दूंगी। तुम्हारे नाना जी को भी तुमसे दूर कर दूंगी। तुम्हारे पास परिवार का इकलौता सहारा बचा है ना, वो तुमसे मैं सब कुछ छीन लूंगी। अधीरा शेखावत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, औकात में रहकर बात करो अधीरा शेखावत। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अस्तित्व शेखावत को धमकी दे सको, और रही बात मेरे नाना जी की, उन्हें आंख उठाकर देखने से पहले भी 1000 बार सोचना। तुम्हारी आंखें निकालने से पहले भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना सब कुछ हुआ तुम्हारे साथ, पर अभी भी एटीट्यूड वैसा का वैसा ही है। कोई बात नहीं, तुम्हारे एटीट्यूड को कैसे तोड़ना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बस कुछ और वक्त का इंतजार कर लो, उसके बाद सड़क पर बैठकर भीख मांगने की नौबत ना आए तुम पर। तो मेरा नाम भी अस्तित्व शेखावत नहीं।
अस्तित्व की बात सुनकर दूसरी तरफ से अधीरा शेखावत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार तुम सच में मुझे हरा पाओगे? तुम ऑलरेडी सब कुछ बर्बाद कर चुके हो। शेखावत, अंपायर तुम्हारे पास है। तुमने सब कुछ छीन लिया है मुझसे, फिर भी मैं तुम्हारे सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही हूँ। इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी ना डियर भांजे। अब ये वजह क्या है ये तुम पता लगाना, फिलहाल मुझे कुछ नहीं बताना। कहते हुए अधीरा कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अपनी आंखों को बंद करके खुद से कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और क्या नहीं ये तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरने वाला हूँ अधीरा शेखावत? मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कैसे सबक सिखाना है और कैसे नहीं। कहते हुए अस्तित्व ने मोबाइल को साइड में रखते हुए कहा, सच में बुरे लोगों की आवाज़ सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। सोचते हुए उसने साइड टेबल पर रखी हुई अमानत की तस्वीर को अपने हाथ में लिया और उसकी तस्वीर को चूमते हुए कहा, पर कोई बात नहीं, एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, उसके बाद मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस तुमसे मतलब है, सिर्फ तुमसे। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत की तस्वीर को अपने सीने पर रखा और अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। नेक्स्ट मॉर्निंग राठौर मेंशन में अमानत इस वक्त सुकून से सो रही थी। तभी मन्नत रूम के अंदर आ गई। उसने अमानत के पास आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अमानत बच्चा उठ जाओ, कितना सोना है आपको, उठ जाओ। मन्नत के बार बार उठाने के बाद भी अमानत ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर मन्नत ने जोर से उसके गाल पर बाइट कर लिया। मन्नत के इस तरह से बाइट करने की वजह से अमानत अपनी आंखों को खोलकर घबरा कर उठकर बैठ गई। उसने आधी नींद में कहा, लंगूर कहीं कि तुम्हारा सर फोड़ देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से हमें बाइट करने की? इस बार हम हमारे मम्मा और डैडी को बता देंगे, उसके बाद देखने की वो तुम्हारा क्या करते हैं। बार बार डॉगी की तरह हमें काटते हो ना, देखना डैडी से कहकर तुम्हारे पीछे पागल डॉगी को छोड़ देंगे। मन्नत अमानत की बात सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। काफी देर तक जब अमानत को किसी की आवाज सुनाई नहीं दी तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा। अस्तित्व की जगह पर मन्नत को देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। मन्नत ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, अमानत क्या कह रही थी आप? जरा फिर से कहिए। मन्नत की बात सुनकर अमानत के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने धीरे से कहा, मम्मा आप यहाँ पर, क्या आपने मुझे बाइट किया? मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा हमने आपको बाइट किया, पर यह बताए कि आप क्या कह रही थी? जरा फिर से बताना क्योंकि हमने ना ठीक से सुना नहीं। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने धीरे से कहा, कुछ भी तो नहीं, शायद हम नींद में कुछ बोल रहे होंगे और आपने सुन लिया होगा। नींद में तो इंसान कुछ भी बोलता है ना मम्मा, तो नींद में बोले गए इंसान की बात को इग्नोर करना चाहिए, तो आप भी इग्नोर कीजिए। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, पर बच्चा जो आप बोल रही थी वो इग्नोर करने जैसा तो था नहीं, आपको कौन डॉगी की तरह बाइट करता है? फिर से कहिए, आप किसके पीछे पागल डॉगी छुड़ाना चाहती है वैसे? कहिए। मन्नत की बात सुनकर अमानत के पूरे चेहरे पर लाली छा गई। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, मम्मा कुछ भी नहीं, हम तो बस ऐसे ही बकबक कर रहे थे। आपको पता है ना हम नींद में कुछ भी बोलते हैं, आप हमारी बातों को इग्नोर किया करो। डैडी कहाँ है? हमें डैडी के साथ बात करनी थी। कहते हुए अमानत जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मत बताए, हमें तो पता है कि हमें कैसे अपनी बात को पता करना है। कहते हुए मन्नत मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मन्नत के जाते ही अमानत ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, ओह गॉड मम्मा ने बात सुन ली, अगर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो अस्तित्व शेखावत हम तुम्हारा खून कर देंगे। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से पता नहीं अब मम्मा हमारे बारे में क्या सोचेंगी। सच में एक बार मिल जाओ, उसके बाद हम तुम्हारे सर फोड़ देंगे, तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, तुम्हारे पैर काट देंगे, तुम्हें टकला कर देंगे। अमानत खुद से बात कर रही थी तभी मन्नत जो कि दरवाजे के पास गई थी, उसने पलटकर अमानत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारे दामाद को इस तरह से बुरा भला नहीं कह सकती, अगर आप हमारे दामाद को इतना बुरा भला कहेंगी तो उनको हिचकी आ जाएगी। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने कहा, मम्मा आप हमें परेशान मत करो वरना हम डैडी से शिकायत करेंगे। कहते हुए अमानत जल्दी से बाथरूम में भाग गई। मन्नत भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ देर के बाद पूरा राठौर परिवार लिविंग रूम में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। अमानत चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी अथर्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस आपने आगे की स्टडीज के बारे में क्या सोचा है?
अथर्व की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, डैडी आपको तो पता है ना, हम बस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद खुद का आर्टवर्क खोलना चाहते हैं, हमें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमानत की बात सुनकर अबीर ने कहा, अमानत पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या पढ़ाई नहीं करोगी? अबीर की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया, जिसे देखकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, अबीर। अबीर ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, डैड क्या गलत कहा मैंने? पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो क्या पढ़ाई नहीं करेगी? इसे पढ़ाई करनी होगी, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी होगी। और रही बात इसके पैशन की, तो हमने कभी इसके पैशन के लिए मना किया ही नहीं है। इसे अपना आर्ट वर्क स्टार्ट करना है, अपना खुद का आर्ट स्टार्ट करना है तो उसमें हम मदद करेंगे, पर पढ़ाई कंप्लीट करनी होगी। उन दोनों की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे तो हमने कब मना किया? हम बस पास होने जितनी पढ़ाई करेंगे, उसके अलावा हमसे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। अमानत की बात सुनकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, डैडी नहीं होती पढ़ाई हमसे, मम्मा से भी तो नहीं होती थी ना। आप मम्मा को तो कुछ नहीं कहते थे ना। अपना नाम आते ही अमानत की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, आप इस तरह से अपनी बात हम पर नहीं डाल सकती। रही बात पढ़ाई की, तो हम पढ़ाई में आपके जितने खराब नहीं थे, पढ़ाई में हम 70 तक ले आते थे या फिर 80 तक। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, मन्नत आपने लास्ट टाइम स्कोर सिर्फ 65 किया था, आपने कभी 65 से ऊपर स्कोर किया ही नहीं है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं किया तो उसमें ये बताने की क्या जरूरत है डेविल? आप अच्छे से भी तो कह सकते थे ना कि हमने इतना स्कोर नहीं किया, याद नहीं दिलाना चाहिए था। वैसे भी 65 कौन से कम होते हैं, 65 बहुत अच्छे हैं। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर मम्मा हमने भी पढ़ाई में इतना स्कोर किया है, आपको फिर हमें भी कंग्रेचुलेशन कहना चाहिए और हमें इनकरेज करना चाहिए इतने अच्छे परसेंट लाने के लिए। आप तो हमारी तारीफ करने की जगह पर हमें सुना रही हो, फिर ये तो गलत बात है। उन दोनों की बात सुनकर अबीर ने कहा, ओके ओके, अभी लड़ाई करना बाद में, पहले अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो। आपको कॉलेज में जाने के लिए देर हो रही है और हम दोनों को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। उसकी बात सुनकर उन्होंने अपना सर हिलाया और ब्रेकफास्ट करने लगे। इस वक्त उन चारों के कानों में डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर अमानत ने कहा, कौन आया होगा? अमानत की बात पर अबीर ने कहा, मेरा जीजा आया होगा और कौन आएगा। एपिसोड 62। अबीर की बात सुनकर अथर्व घूरकर उसे देखने लगा। अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने गलत क्या कहा? इस वक्त पर वही आ सकता है, वैसे भी बिना बुलाए आने की आदत उसे ही है। कहते हुए अबीर मुस्कुराने लगा। वही अमानत के गाल गुलाबी हो गए। उसने खुद से कहा, अगर सच में लंगूर आ गया होगा तो पता नहीं सब लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। भाई तो हमें चिढ़ा चिढ़ाकर पागल कर देंगे। ओह गॉड प्लीज लंगूर तुम मत आना, तुम मत आना। अमानत खुद से ही प्रे कर रही थी। तभी सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला। चारों की नजरें दरवाजे पर ही बनी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अबीर की बात पर यकीन था कि सच में अस्तित्व ही आया होगा। सर्वेंट ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे से 3 लोग अंदर आ गए। उन तीनों को देखकर कुछ पल के लिए मन्नत की नजरें उन पर ही ठहर गई। अगले ही पल उसके मुंह से चीख निकल गई, अर्नव, कहते हुए मन्नत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और दौड़ते हुए सीधा दरवाजे की तरफ चली गई। अर्नव, जो कि मन्नत और साक्षी का बेस्ट फ्रेंड था, जैसे ही उसने मन्नत की आवाज़ सुनी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मन्नत दौड़ते हुए जाकर सीधा अर्नव के गले से लग गई। साक्षी के बाद वो दोनों ही दोस्त बच्चे थे। आयुष का कांटेक्ट तो उनसे सालों पहले ही खत्म हो गया था। वो इस वक्त कहाँ था इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे पहचान लिया। मन्नत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, कमीने कहीं के इतने साल हो गए तुम वापस नहीं आए। तुम्हें पता भी है कि हम तुम्हें कितना ज़्यादा याद करते हैं। बस कॉल पर बात करते हो, इंडिया आने में तो तुम्हें मौत आती थी ना। मन्नत की बात सुनकर अर्नव बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, इतनी प्यारी सी लड़की गालियां भी देने लगी है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। मन्नत और अर्नव अपने आसपास के सभी लोगों को इग्नोर कर रहे थे। अथर्व भी अर्नव को घूरते हुए अपनी जगह से उठकर खड़ा होकर उन लोगों के पास आ गया था। वो जानता था कि अर्नव मन्नत को अपनी बहन की तरह मानता है, जिस वजह से उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, वरना अब तक वो कब का मन्नत को अर्नव से दूर कर चुका होता। अर्नव के बगल में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसकी उम्र अर्नव से कम नहीं लग रही थी।
दोनों एक उम्र के लग रहे थे और उनसे कुछ दूरी पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र अमानत की जितनी लग रही थी। मन्नत को खुद से दूर करके अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रेया। श्रेया जो कि उनकी ही क्लासमेट थी और अर्नव की गर्लफ्रेंड थी, उसने मन्नत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मन्नत। मन्नत ने आगे बढ़कर श्रेया को गले लगाते हुए कहा, तुम कैसी हो? इस लंगूर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? ये लंगूर तुम्हें खुश तो रखता है ना? वरना जितना नालायक ये लंगूर है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें खुश रखता होगा। मेरी बात मानो, अगर इसने तुम्हें परेशान किया ना तो 2-3 इसके गाल पर लगा दिया करो। वैसे भी इंसानों को सबक सिखाना ही चाहिए वरना ये सर पर चढ़ जाते हैं। मन्नत की बात सुनकर श्रेया हंसने लगी। वही अर्नव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, कितनी जालिम हो तुम। मतलब तुम्हारा दोस्त घर आया है और तुम अपने दोस्त की बीवी को उसके खिलाफ भड़का रही हो। सच में अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा, कितने बुरे बुरे लोग हैं दुनिया में। उन दोनों की बात सुनकर जो लड़की उनके बगल में खड़ी थी उसने धीरे से कहा, डैडी क्या आप मुझे भूल गए? उस लड़की की बात सुनकर अर्नव ने कहा, सॉरी सॉरी माय प्रिंसेस। कहते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये देखो मेरी बेटी नितारा। अर्नव की बात सुनकर मन्नत ने उस प्यारी सी लड़की की तरफ देखा। वो दिखने में काफी क्यूट थी और उसने इस वक्त एक शॉर्ट पैंट और वाइट शर्ट डाली हुई थी। मन्नत ने आगे बढ़कर उसे गले लगाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप कितनी ज्यादा प्यारी हो। कहते हुए मन्नत मुस्कुराने लगी। अमानत भी अब तक अपनी जगह से उठकर वहां पर आ गई थी। उसने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा ये तो आपके फ्रेंड हैं ना, जिनकी फोटो आपकी एल्बम में थी, साक्षी माँ के साथ और आपके साथ। अमानत की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। अर्नव मन्नत की तरफ देखा और फिर कहा, ये अमानत है ना? कहते हुए उसकी आंखों में हल्की नमी नजर आने लगी। अमानत के चेहरे में उसे साक्षी का चेहरा नजर आ रहा था। कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में अर्नव और साक्षी की कभी नहीं बनी थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते थे, पर दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। अर्नव ने आगे बढ़कर अमानत के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। कहते हुए उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। अमानत ने प्यार से कहा, व्हाट हैपन अंकल, आपको रोक क्यों रहे हो? माना कि मैं अपनी माँ की तरह ब्यूटीफुल हूँ, पर इसमें आपको जलने की जरूरत नहीं है। आप तो लड़के हो ना, लड़कों को लड़कियों से नहीं जलना चाहिए। अमानत की बात सुनकर अर्नव हंसने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल साक्षी की तरह हो तुम। कहते हुए अचानक से वो चुप हो गया। उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। तभी मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे सब कुछ पता है, इसलिए तुम्हें इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन्नत की बात सुनकर अर्नव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर कुछ सोचकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छी बात है। वैसे आप पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई है माय ब्यूटीफुल। कहते हुए उसने मन्नत की तरफ देखा। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब जाकर तुम्हें याद आया कि मैं खूबसूरत हो गई हूँ। उन लोगों की बात चल ही रही थी कि तभी अथर्व ने अर्नव के पास आकर उसके कंधे को जोर से दबाते हुए कहा, सबसे मिल रहे हो क्या? मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा हूँ मिस्टर अर्नव? अर्नव ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, बिल्कुल नजर आ रहे हैं मिस्टर राठौर। आपको इग्नोर कर सके इतनी हिम्मत हमारे अंदर कहाँ? हम तो बस अपनी दोस्त से मिल रहे थे। हमें लगा कि आपने हमें इग्नोर कर दिया, पर इस बार तो पासा ही उल्टा हो गया है। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? मैं इंडिया शिफ्ट हो रहा हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अर्नव की बात सुनकर मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा, देखो अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें चप्पल से मारूंगी, क्योंकि पिछली बार भी तुमने कहा था कि तुम इंडिया शिफ्ट होने वाले हो, पर तुम्हें इंडिया शिफ्ट होते होते 15 साल लग गए और अब फिर से बोल रहे हो कि तुम इंडिया शिफ्ट होने वाले हो। इस बार अगर ये मजाक हुआ तो सच में मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। मन्नत की बात सुनकर श्रेया ने हंसते हुए कहा, नहीं सच में हम इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं। इनफैक्ट हमने अपना सामान घर पर शिफ्ट भी कर दिया है। हमारे साथ मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा खुश है। आखिर इतने सालों के बाद हम वापस इंडिया जो आए हैं। हमने शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले यही आने का डिसीजन लिया था और यहीं पर आ गए। मन्नत ने खुशी से कहा, थैंक गॉड, एटलीस्ट मेरा एक दोस्त तो मेरे साथ है, वरना मुझे तो लगा था कि मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर चले गए हैं। मन्नत की बात सुनकर अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अभी हम चलते हैं, नितारा के एडमिशन के लिए जाना है। अर्नव की बात सुनकर मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ तक मुझे याद है नितारा अमानत से 3-4 महीने छोटी है, तो वो भी उसी की क्लास में होगी।
वैसे कहाँ करवाने वाले हो एडमिशन? अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक्सेल कॉलेज, बा फर्स्ट ईयर। अमानत ने जैसे ही ये सुना उसने कहा, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ और इसी स्ट्रीम में हूँ, मतलब तुम मेरी क्लासमेट बनोगी। कहते हुए अमानत मुस्कुराने लगी। अमानत की बात सुनकर नितारा ने कहा, ओह गॉड थैंक यू सो मच, एटलीस्ट मुझे एक फ्रेंड पहले ही मिल गया। मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि इंडिया के लोग कैसे होंगे, बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड तो यूएस में रह गए हैं। अच्छा हुआ अब तुम मेरी फ्रेंड बन गई। मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, अमानत तुम्हें नितारा का ध्यान रखना है। मन्नत की बात सुनकर अमानत ने कहा, मॉम ये भी बताने की बात है। मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस। अब चलो कॉलेज के लिए देर हो रही है। तुम्हें एडमिशन करना है पर मुझे क्लासेस अटेंड करनी है। मैं जा रही हूँ, हम कल से मिलेंगे, बाय बाय। कहते हुए अमानत वहां से अपना बैग उठाकर चली गई। उसके बाद बाकी सब लोग भी अपने काम के लिए निकल गए और नितारा, अर्नव और श्रेया भी कॉलेज एडमिशन के लिए निकल गए क्योंकि आज उन्हें एडमिशन करना था और कल से नितारा अपनी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट करने वाली थी। वैसे भी कॉलेज स्टार्ट हुए 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका था, इसलिए वो और क्लासेस मिस नहीं कर सकती थी। हालांकि उसने यूएस में क्लासेस अटेंड की थी पर यहाँ की क्लासेस और वहाँ की क्लासेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था, इसलिए उसे अब यहाँ की क्लासेस जितनी जल्दी हो सके अटेंड करना स्टार्ट करना था। अमानत जब कॉलेज पहुंची तो उसे एंट्रेंस पर ही कियान और सुमन मिल गए। सुमन इस वक्त खुशी से झूम रही थी और बार बार कियान के बालों को खींच रही थी, कभी उसके हाथों को मार रही थी। उन दोनों को देखकर अमानत ने उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो दोनों। अमानत के सवाल को सुनकर कियान ने कहा, मैं नहीं, ये चुड़ैल खुश है और खुशी की वजह से पता नहीं मुझे क्यों टॉर्चर कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी लॉटरी लग गई है। पूछो, इतनी देर से पूछ रहा हूँ पर ये खुशी से बोल रही है कि जब तुम आ जाओगी तब एक साथ हम दोनों को बताएगी। अब तुम आ चुकी हो तो फाइनली ये चुड़ैल बता देगी कि ये इतनी ज़्यादा खुश क्यों है। आज कियान के मुंह से चुड़ैल सुनकर भी सुमन ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने खुशी से कहा, एक्चुअली मुझे बताना था कि मेरे वेदांत ने मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी मुझसे प्यार करता है। मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मतलब मेरा प्यार एक तरफ नहीं है, मतलब मेरा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। मैं इस वक्त हद से ज़्यादा खुश हूँ, हद से ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं झूम झूम कर सबको नाच नाच कर बताऊं कि मेरा प्यार एक्सेप्ट हो चुका है और अब मेरा प्यार मेरा होने वाला है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। मेरा नाचने का, गाने का, झूमने का दिल कर रहा है। मैं इस वक्त बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। कहते हुए सुमन खुशी से झूमने लगी। उसकी बात सुनकर अमानत और कियान ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ उसे गले लगाते हुए कहा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। उन दोनों की बात सुनकर सुमन ने खुशी से कहा, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। मुझे लगा था कि मेरी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी पर मेरी मोहब्बत पूरी होने वाली है। फाइनली अब तेरी मेरी दोनों की मोहब्बत पूरी हो जाएगी और शादी के बाद हम दोनों एक ही घर में रहेंगे और तू तो हमारे घर में रामू काका बन जाना, हमारे बच्चों की डायपर चेंज करना, फिर हम तीनों दोस्त साथ में रहेंगे। सुमन की बात सुनकर अमानत जोर जोर से हंसने लगी। वही कियान का चेहरा काला पड़ गया। उसने सुमन के बालों को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, चुड़ैल कही कि मैं तेरे बच्चों के डायपर चेंज करूंगा। क्या मैं तुझे नैनी लगता हूँ? मैं इतना हैंडसम इंसान अपने लिए ब्यूटीफुल गर्ल ढूंढ लूंगा और शादी करूंगा, फिर तुम दोनों को जलाऊंगा। देखना मेरे सबसे पहले हैंडसम क्यूट क्यूट बच्चे होंगे। इतने क्यूट बच्चे होंगे कि तुम दोनों जल जल कर कोयला बन जाओगी। कियान की बात सुनकर सुमन ने कहा, तुम्हारे बच्चे तब होंगे जब लड़की मिलेगी। तुम्हारे जैसे नालायक इंसान को लड़की मिलेगी कैसे? और अगर मिलेगी तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम एक नंबर के नालायक हो और उसे भगा दूंगी। फिर देखती हूँ कि तुम्हें लड़की कैसे मिलती है। तारांकन। सुमन की बात सुनकर अमानत हंसने लगी। कियान ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुड़ैल कही कि शर्म नहीं आती? सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, काहे की शर्म? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। अगर शर्म की होती तो अब मेरा प्यार मुझे नहीं मिलता। फाइनली मेरा प्यार मुझे मिल गया। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अब मैं नाचना चाहती हूँ, झूमना चाहती हूँ, मैं गाना गाना चाहती हूँ। उड़ती ही फिरूं हवाओं में कहीं। कहते हुए सुमन यहाँ से वहाँ डोलने लगी। वो यहाँ से वहाँ नाचते हुए घूम रही थी कि अचानक से किसी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। एपिसोड 63। अचानक उस शख्स के साथ टक्कर होने की वजह से सुमन नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे संभालने की कोशिश की, पर सुमन को संभालने के चक्कर में खुद भी सुमन के साथ नीचे गिर गया।
नीचे गिरते ही दोनों के मुंह से चीख निकल गई। अमानत और कियान दोनों ने पलट कर देखा तो एक लड़का और सुमन दोनों जमीन पर गिरे हुए थे। सुमन ने चिल्लाते हुए कहा, कमीने अंधे आदमी, तुझे दिखाई नहीं देता? कहते हुए वो गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। उसके कपड़ों पर मिट्टी लग चुकी थी। वही वो लड़का जो कि सुमन को बचाने वाला था। सुमन के मुंह से गाली सुनकर उसने चिल्लाते हुए कहा, आर यू क्रेजी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदतमीजी से बात करने की? एक तो खुद पागलों की तरह नाच कर रही थी। क्या कॉलेज नाचने की जगह है या फिर पढ़ने की जगह? तुम्हारे जैसे इडियट लोगों को कॉलेज में आने कौन देता है? कहते हुए वो लड़का भी उठकर खड़ा हो गया। सुमन ने उसे घूरते हुए कहा, अबे तू होता कौन है मुझे बताने वाला कि मैं क्या करूं और क्या नहीं? कॉलेज क्या तूने खरीदा हुआ है? मेरी मर्जी, मुझे जब आना होगा जब आऊंगी, मुझे जैसे बर्ताव करना होगा करूंगी। एक तो तेरी वजह से मैं नीचे गिरी और मुझे सॉरी बोलने की जगह पर तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। तू जानता नहीं है कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। अगर गुस्सा आ गया ना तो तेरा खून कर दूंगी। सुमन को इस तरह से बात करते हुए देखकर अमानत दौड़ते हुए सुमन के पास आ गई। उसने सुमन को घूरते हुए कहा, सुमन क्या कर रही हो? सॉरी कहो, तुम्हारी गलती है। सुमन ने अमानत की तरफ देखकर गुस्से से कहा, मेरी गलती नहीं है, इस लंगूर की गलती है। चश्मिश कहीं का। कहते हुए सुमन गुस्से से उस लड़के को घूरने लगी। लड़के की उम्र 27-28 साल के आसपास लग रही थी। दिखने में काफी हैंडसम पर आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। उस लड़के ने सुमन को घूरते हुए कहा, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। सुमन ने उसे दांत दिखाते हुए कहा, दिखा देना, मैं भी देखती हूँ कि क्या दिखते हो। बड़ा आया मुझे दिखाने वाला लंगूर कहीं का। सुमन की बात सुनकर वो लड़का गुस्से से उसे घूरता हुआ वहां से अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही कियान ने सुमन के पास आते हुए कहा, सुमन गलती तुम्हारी थी। तुम हर बार इस तरह से अपनी गलती होने के बावजूद दूसरों पर इल्जाम नहीं डाल सकती। तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी उसके साथ। ये गलत है सुमन। सुमन ने कियान को घूरते हुए कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, गलत उसने किया था। उसकी वजह से मैं नीचे गिर गई और मुझे सॉरी कहने की जगह पर उल्टा मुझ पर चिल्ला रहा था। अगर दिमाग खराब हो जाता ना तो मैं उसे चश्मिश का चश्मा तोड़ देती, पर फिलहाल मेरा मूड अच्छा था इसलिए मैंने उसका चश्मा नहीं तोड़ा, वरना अब तक बेचारा रोता फिरता। मेरा चश्मा टूट गया। सुमन की बात सुनकर वो दोनों सुमन को घूरने लगे। आखिर में वो तीनों चुपचाप क्लास में चले गए। अमानत और सुमन क्लास में बैठी हुई ही थी कि तभी उन्हें अपनी क्लास के बच्चों की आवाज़ सुनाई दी, हमारे मैथ के टीचर चेंज हो गए हैं। सुमन ने जैसे ही ये सुना उसने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ टकला चेंज हो गया, कितना ज़्यादा इरिटेटिंग था, हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ रहता था। सुमन की बात सुनकर अमानत ने कहा, हाँ पर इस बार कोई दूसरा टकला ना आ जाए जो कि मेरी जान के पीछे पड़ जाए। समझ नहीं आता कि आखिर ये मैथ के टीचर्स को मुझसे प्रॉब्लम क्या होती है। अमानत की बात सुनकर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछना पड़ेगा, वैसे सारे मैथ के टीचर्स को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं मैथ्स के टीचर्स की फेवरेट हूँ। सुमन की बात सुनकर अमानत ने मुंह बनाते हुए कहा, काश जिस तरह से मेरे पीछे पड़ जाते हैं उस तरह से तेरे भी पीछे पड़ जाए, तेरा भी जीना हराम कर दे और तुझसे भी एक्स्ट्रा होमवर्क करवाए। अमानत की बात सुनकर सुमन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मैं होमवर्क ऑलरेडी कंप्लीट करती हूँ तो कोई मुझे 10 बार होमवर्क करने के लिए क्यों कहेगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सभी स्टूडेंट्स अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। सुमन भी उठकर खड़ी हो गई। तभी एक हैंडसम सा लड़का अंदर आ गया। उसे देखते ही सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वही सुमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, नहीं गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सुमन खुद से बात कर रही थी तभी वो लड़का जिसकी सुमन के साथ टक्कर हुई थी उसने सभी की तरफ देखते हुए कहा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य उपाध्याय, आप सबका न्यू मैथ्स प्रोफेसर। उसकी बात सुनते ही सुमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अमानत की तरफ देखा तो अमानत का भी रिएक्शन सुमन से कम नहीं था। दोनों किसी सदमे में गए इंसान की तरह सामने खड़े प्रोफेसर आदित्य की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अभी चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर जाएंगी। आदित्य ने पूरे रूम में नजरें घुमा कर देखा। जैसे ही उसका ध्यान सुमन पर गया उसकी आंखों पर गुस्सा नजर आने लगा। उसने खुद से कहा, तो ये इडियट लड़की मेरी क्लास में है। कहते हुए उसने अमानत की तरफ देखा जो कि सुमन के हाथ को पकड़कर उसे हिला रही थी। उन दोनों को देखकर आदित्य ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, क्या तुम दोनों खड़े खड़े सो गई हो?
उन दोनों ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से अपनी जगह पर बैठ गई। आदित्य ने अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को घूरते हुए कहा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भले ही मैं उम्र में कम दिखता हूं पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम लोगों को तुम्हारी गलती की माफ़ी दे दूंगा। मेरे पास आकर माफ़ी मत मांगना, मैं हमेशा गलती की पनिशमेंट देता हूं। मुझे वक्त पर काम कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स पसंद है। सरप्राइज टेस्ट कभी भी होते रहेंगे, इसलिए हमेशा प्रिपेयर रहना। और हाँ, जिस किसी स्टूडेंट के 70% से कम परसेंट आएंगे मैथ में, उसे अपने पेरेंट्स को बुलाना होगा और ये तो कहना ही मत कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं। मेरे लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे फिर वो किसी भी उम्र में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसकी वार्निंग को सुनकर सभी स्टूडेंट्स की हालत खराब हो चुकी थी। बेचारे डरते डरते बस पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। अमानत तो मैथ में कमज़ोर थी, वही सुमन जो मैथ्स में अच्छी थी। आदित्य को देखकर बेचारी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो पढ़ाई करने की जगह पर बार बार डरते हुए बाहर की तरफ देख रही थी। आखिर में आदित्य ने अभी अभी जो सवाल सबसे पूछा था वो सवाल अमानत और सुमन से पूछ लिया। दोनों का ध्यान तो पढ़ाई पर था ही नहीं, इसलिए दोनों अपनी जगह पर खड़ी हो गई। आदित्य ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, आप दोनों को क्लास में बैठने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए बुलाया गया है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो घर पर बैठा कीजिए। गेट आउट। मुझे मेरे क्लास में ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो डिसिप्लिन में नहीं रहते। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, पर सर। आदित्य ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैंने कहा गेट आउट। आदित्य की बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप धीमे कदमों से चलते हुए वहां से बाहर चली गई। बाहर आकर सुमन ने दांत पिसते हुए कहा, कमीना घटिया वाहियात इंसान, इसकी तो मैं जान ले लूंगी। भाड़े का प्रोफेसर, काहे का प्रोफेसर, समझता क्या है खुद को। इसका मैं खून कर दूंगी, इसकी मैं जान ले लूंगी, इसको तो मैं मार डालूंगी, इसकी ऐसी की तैसी। सुमन लगातार बोलती जा रही थी। वही अमानत हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसने सुमन को शांत करते हुए कहा, गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से आज हमारा ये हाल हो रहा है। उसने पर्सनल बदला लिया है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने उसके साथ लड़ाई की। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी सुमन का ध्यान अर्नव पर चला गया, जो कि नितारा के साथ अभी अभी प्रिंसिपल के केबिन से शायद बाहर आया था। प्रिंसिपल का केबिन उनके फ्लोर पर था, जिस वजह से अर्नव का ध्यान अमानत पर चला गया। अमानत को इस तरह से क्लास के बाहर देखकर अर्नव अमानत की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। नितारा और अर्नव को अपनी तरफ आते हुए देखकर अमानत ने खुद से कहा, नहीं नहीं, अगर घर पर सबको पता चल गया कि हमें इस तरह से क्लास से बाहर निकाला था तो भाई हमारा मजाक उड़ाएंगे। डैडी हमें बताएंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और मम्मा तो हमें डांट डांट कर परेशान कर देंगी। ओह गॉड, क्यों किया आपने ऐसा? अर्नव ने अमानत के पास आते हुए कहा, अमानत बेटा, आप क्लास के वक्त पर बाहर क्या कर रही हो? अर्नव की बात सुनकर अमानत ने कहा, वो अंकल, वो हम नहीं। वो मतलब क्लास में टीचर नहीं, इसलिए हम अंदर। अमानत खुद से बात कर ही रही थी कि तभी नितारा ने अंदर से आ रही आवाज को सुनते हुए कहा, अंदर तो क्लास चल रही है, क्या आप दोनों को क्लास से निकाला गया है? कहते हुए वो उन दोनों की तरफ देखने लगी। अब अमानत के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बस एक ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ उन दोनों की तरफ देखा। अमानत की स्माइल को देखकर नितारा हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, ओ माय गॉड, तो ऐसी बात है तो इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? वैसे भी कॉलेज लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना ही पड़ता है। वैसे हमें अमेरिका में निकाला तो नहीं जाता क्लास से बाहर, पर पनिशमेंट जरूर दी जाती है। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा फनी होगा ना जब क्लास टीचर आपको क्लास से बाहर निकालते होंगे। मुझे भी ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है। नितारा की बात सुनकर अर्नव ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना है? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें भी क्लास से बाहर निकाल दिया जाए, वो भी कॉलेज की स्टार्टिंग में ही? तुम अपना इंप्रेशन खराब करना चाहती हो? अर्नव की बात सुनकर नितारा ने दांत दिखाते हुए कहा, मैं भूल गई थी डैडी की कॉलेज की स्टार्टिंग है, कुछ दिनों के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी। नितारा की बात सुनकर अर्नव ने अपना सिर हिलाकर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा भी इसी तरह से हरकतें करती थी और उसे तो हमेशा क्लास से बाहर निकाला जाता था और उसकी वजह से मुझे और मन्नत को भी। हम तीनों क्लास के बाहर जब भी इस तरह से निकाल दिए जाते तो फिर पता है हम क्या करते थे? पानी पूरी खाने के लिए जाते थे। कहते हुए अर्नव हंसने लगा। अर्नव की बात सुनकर सुमन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, तो चलो ना, हम भी चलते हैं, क्या आप हमें लेकर चलोगे? सुमन की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नितारा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना डैडी, मुझे भी खाना है।
अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, पर क्लास। सुमन ने कहा, अब चल यार, वो चश्मिश कब तक पढ़ाएगा, चश्मिश के जाने तक हम वापस आ जाएंगे। चलो चलो, वैसे भी आधे घंटे का वक्त है, कॉलेज के पास में ही बहुत टेस्टी टेस्टी पानी पूरी मिलती है, चलो। सुमन की बात सुनकर अमानत ने बस अपना सर हिला दिया। कुछ ही देर में वो लोग पानी पूरी खाने के लिए कॉलेज से निकल चुके थे। अमानत इस वक्त नितारा और सुमन के साथ बैठी हुई थी। कुछ देर के बाद वो लोग एक पानी पूरी के स्टॉल पर मौजूद थे। अर्नव उन्हें होटल में लेकर जाना चाहता था, पर उन तीनों ने ही स्टॉल पर खाने की जिद की थी। नितारा ने स्टॉल की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी खाया नहीं, बट मैंने सुना था कि यहाँ पर बहुत टेस्टी पानी पूरी मिलती है, इसलिए मैं यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए आई। नितारा की बात सुनकर सुमन ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतना टेस्टी कि तुम एक बार खाओगी तो ठेले वाले के साथ शादी कर लोगी। सुमन की बात सुनकर नितारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने सुमन की तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ठेले वाले से शादी करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो एक हैंडसम से हन के साथ शादी करूंगी, जिसके साथ मेरे क्यूट से बच्चे हो जाए। कहते हुए नितारा हंसने लगी। नितारा ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम तीनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए वो अपना मोबाइल निकालकर वहां से चला गया। उसके जाते ही नितारा ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, सुनो ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अमानत ने जैसे ही ये सुना, उसके मुंह से पानी पूरी का पानी बाहर आ गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, तभी उसका ध्यान कुछ दूरी से अपनी तरफ आ रहे अस्तित्व पर चला गया। अस्तित्व को अपनी तरफ आते हुए देखकर अमानत ने खुद से कहा, नहीं, हम सपना देख रहे हैं। अचानक से ये यहाँ कहाँ से प्रकट हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब बॉयफ्रेंड का नाम लिया और हमारा बॉयफ्रेंड हाजिर? क्या इसकी 200 साल उम्र है? अमानत खुद से बात ही कर रही थी कि तभी नितारा ने कहा, सुनो ना। एपिसोड 64। अमानत को खांसते हुए देखकर सुमन और नितारा दोनों उसकी पीठ को सहलाने लगे। दोनों का ही ध्यान अब तक अस्तित्व पर नहीं गया था। अस्तित्व अब तक उनके पास पहुंच चुका था। उसने धीरे से कहा, व्हाट हैपेंड? तुम ठीक हो ना? अस्तित्व की आवाज सुनकर नितारा और सुमन दोनों ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अस्तित्व की तरफ देखा। अस्तित्व को देखकर नितारा जैसा सब कुछ भूल गई। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगी। तभी सुमन ने कहा, नितारा क्या कर रही हो तुम? सुमन की बात सुनकर नितारा ने धीरे से कहा, कौन है ये हैंडसम बंदा? कितना ज्यादा हैंडसम है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेल मॉडल टीवी से निकलकर अभी अभी बाहर आ गया हो। नितारा की बात सुनकर सुमन कुछ कहती इससे पहले ही अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, डोंट यू डेयर। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे इस तरह से घूर कर देखे। कहते हुए उसने अमानत के पास आकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक से नहीं खा सकती? कितना ज्यादा खांसी आ रही है तुम्हें? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने धीरे से कहा, वो तुम अचानक से प्रकट हो गए, उसकी वजह से हुआ। इस तरह से कौन भूत की तरह प्रकट हो जाता है? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व की आंखें छोटी हो गई। उसने अमानत को कहा, व्हाट डू यू मीन बाय भूत की तरह प्रकट होना? मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरा ध्यान तुम पर चला गया। इस तरह से रास्ते पर खड़ी होकर पानी पूरी क्यों खा रही हो? तुम्हें पता भी है कि रास्ते की पानी पूरी कितनी ज्यादा अनहाइजीनिक होती है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, जब देखो तब तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे ये बहुत टेस्टी होती है, बिल्कुल भी अनहाइजीनिक नहीं होती। इतनी टेस्टी होती है कि मैं बता भी नहीं सकती। अगर खुद खाओगे ना तो इसे खाने का बार बार दिल करेगा। बस एक बार खा कर देखो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, ना मुझे फालतू चीज खानी है, ना तुम्हें खाने देनी है। चलो मेरे साथ। कहते हुए अस्तित्व ने अमानत का हाथ पकड़ लिया। अमानत ने कहा, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्लास है अभी। अस्तित्व ने अमानत को घूरते हुए कहा, क्लास अटेंड करनी होती तो इस तरह से क्लास को बंद करके पानी पूरी नहीं खा रही होती तुम। कहते हुए अस्तित्व अमानत को लेकर जाने लगा। नितारा ने उसे रोकने की कोशिश की तो सुमन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जाने दो उन दोनों को, जितना हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए दोनों को। यही तो वक्त होता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। सुमन की बात सुनकर नितारा ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या वो मन्नत आंटी के बड़े बेटे हैं? क्या वो अमानत के भाई है? सुमन ने जैसे ही नितारा की बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने नितारा को घूरते हुए कहा, तुमसे किसने कह दिया वो अमानत का भाई है?
उसके सामने ये बात गलती से भी मत कहना, वरना वो पागल हो जाएगी। वो अमानत का बॉयफ्रेंड है, देखा नहीं कितना ज्यादा हैंडसम है। नितारा का पहली ही नज़र में अस्तित्व पर दिल आ गया था। ये सुनकर उसका चेहरा लटक गया। उसने उदासी भरी आवाज में कहा, क्या वो अमानत का बॉयफ्रेंड है? कहते हुए नितारा का चेहरा सच में बहुत ज्यादा लटक गया। सुमन ने उसके लटके हुए चेहरे को देखते हुए कहा, लगता है कि पहली नज़र में तुम्हारा उस पर दिल आ गया था। अपने दिल को संभाल लो, क्योंकि वो अमानत का है और अमानत का ही रहेगा, इसलिए अपने दिल को संभालो और अपने दिल को समझा दो कि वो तुम्हारा जीजा जी है। जीजा जी पर इस तरह से नज़र नहीं डालते बेटा। सुमन की बात सुनकर नितारा ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे कहाँ पता था कि वो अमानत का बॉयफ्रेंड है। अब जब मुझे पता चल गया तो मैं क्यों उसकी तरफ देखूंगी। पर कुछ भी कहो, बहुत ज्यादा हैंडसम है, कितने ज्यादा हैंडसम है। दिल कर रहा था कि बस उनको देखती रह जाऊं। अमानत को उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, वरना कोई भी चुड़ैल उन्हें नजर लग सकती है। सुमन ने अमानत के चेहरे को याद करके मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम जानती नहीं कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। कोई लड़की उसे नजर उठाकर भी देखती है ना तो अमानत पागल हो जाती है। अमानत उस लड़की का सर फोड़ने से पहले एक बार नहीं सोचती, और रही बात लड़कियों को उसे घूरने की, तो उसे खुद नहीं पसंद कि कोई लड़की उसे घूर कर देखे। उसके लिए तो दुनिया में अमानत के अलावा कोई और लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। खैर, उनके प्यार के किस्से अगर बताऊंगी ना तो सुबह से शाम हो जाएगी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अर्नव वापस आ गया। उसने अमानत को आसपास ना देखकर परेशानी भरी आवाज में कहा, अमानत कहाँ है? अर्नव की बात पर सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो अपने होने वाले पति देव के साथ घूमने के लिए गई है। आप मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए, मैं कॉलेज से बाद में घर चली जाऊंगी। आखिर में अर्नव और नितारा दोनों सुमन को कॉलेज छोड़कर अपने घर के लिए निकल गए। वहीं अस्तित्व अमानत को लेकर अपनी कार में आकर बैठ गया। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? माना कि मैं सुंदर हूं, पर इस तरह से नजर नहीं लगा सकते तुम। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, अगली बार से अगर इस तरह से रास्ते पर तुमने पानी पूरी खाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन बाय तुमसे बुरा कोई नहीं होगा? मैं खाऊंगी, मेरी मर्जी, मेरा पेट मेरा मुंह, मुझे जो पसंद है मैं वही खाऊंगी। तुम इस तरह से मेरे खाने पीने की चीजों पर रोक नहीं लगा सकते। देखो, अगर तुम ये कह रहे हो कि हम मोटे हो गए हैं तो हम मोटे ही ठीक है, हमें जो खाना होगा हम खाएंगे। एक ही जिंदगी है, हमें डाइटिंग करके अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। अमानत बोल ही रही थी कि अस्तित्व ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। अचानक से अस्तित्व के होंठ अपने होठों पर महसूस करके अमानत बोलते बोलते चुप हो गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर उसे देखने लगी। अस्तित्व ने उसके होठों पर बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आज़ाद करके उसे घूरते हुए कहा, इडियट लड़की, वो मैं इसलिए कह रहा था ताकि तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। अगर तुम्हें पानी पूरी खानी है तो घर पर बनवा कर खाओ या फिर होटल में जाकर खाओ, इस तरह से ठेले पर नहीं। तुम्हें पता भी है कि उसमें इतने सारे जर्म्स होते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, पर टेस्टी ठेले की पानी पूरी होती है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद करके उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, कल से मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ठेला लगवा देता हूँ जिसमें सिर्फ टेस्टी और हेल्दी पानी पूरी होगी, और वो सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। तुम ही खाती रहना, ओके? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, क्या कोई सच में हमसे इतना प्यार कर सकता है जो हमारे लिए इतना सब कुछ करेगा? सच में यकीन ही नहीं हो रहा है। अमानत की नौटंकी को देखकर अस्तित्व ने उसके गाल खींचते हुए कहा, नौटंकी हो गई हो तो अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अमानत ने मासूम से चेहरा बनाते हुए कहा, पर हमारा बैग? वो तो कॉलेज में ही रह गया। तुम्हें पता है, आज एक गंदा सा टीचर आया और उसने हमें कॉलेज से बाहर निकाल दिया। मतलब क्लास से बाहर निकाल दिया, कॉलेज से बाहर तो हम खुद निकल गए। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, जिस तरह की तुम्हारी हरकत है उसके बाद मुझे लगता है कि टीचर की कोई गलती नहीं होगी। जरूर तुमने कोई कांड किया होगा जिस वजह से उसने तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। अमानत ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हमने कोई कांड नहीं किया, बल्कि हम बस क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। पहला दिन था उसका। एक दिन टीचर बच्चों को माफ कर देता तो कौन सा पाप हो जाता।
पर नहीं, उसने हमें माफ नहीं किया बल्कि हमें क्लास से निकाल दिया। क्या नाम था उस जंगली इंसान का? आदित्य उपाध्याय। बड़ा आया दिल कर रहा था कि उसका सर फोड़ दे। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, ओके ओके, अब गुस्सा हो गया हो तो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ता हूँ। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, हमें तो लगा था कि तुम रोमांटिक हो, पर तुम तो रोमांस के नाम पर धब्बा हो। मतलब हम दोनों के पास इतना टाइम है, तुम हमें घर छोड़ने की बात कर रहे हो? हमें घुमाने के लिए लेकर चलो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता, पर फिलहाल मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जाना है, वरना सच में मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता। अस्तित्व ने जैसे ही ये कहा, अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास हमारे लिए कभी टाइम होता ही नहीं है, तुम्हें हमेशा यहाँ वहाँ जाना होता है। अमानत की शिकायत को सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए मैं अपने सारे काम छोड़कर कॉलेज में दोबारा पढ़ने के लिए आ रहा था, उसके बाद भी तुम्हारी ये शिकायत है कि मेरे पास तुम्हारा टाइम नहीं होता है। सच में लड़कियों के लिए कितना भी करो, लड़कियों के लिए हमेशा कम ही होता है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसकी गोद में आकर बैठ गई। अस्तित्व ने उसे संभालते हुए कहा, मैं कार चला रहा हूँ। अमानत ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डालकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, तुम तो जानते हो ना कि तुम हमारे लिए क्या हो। हमारे प्रिंस चार्मिंग हो, तुम्हें पता है ना, बचपन से हम तुम्हारे प्यार में पागल है। अब एक प्यार में पागल लड़की के लिए उसके आशिक का वक्त हमेशा कम ही तो होगा ना। खैर छोड़ो, तुम हमें बहुत वक्त देते हो, हमें कौन सा काम करना है हमें बताओ, हम भी वही काम ज्वाइन कर लेते हैं, पर हम दिन रात सुबह शाम एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे। कोई चुड़ैल अगर तुम पर नजर डालेगी तो उसकी आंखें भी निकालने के लिए हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। अमानत की बातें सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिजनेस करता हूँ, उसके लिए तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट करना होगा, टॉपर बनना होगा, तब जाकर तुम मेरी कंपनी में जॉब कर पाओगी, क्योंकि मेरी कंपनी में काम करने वाला छोटे से छोटा और बड़े सा बड़ा वर्कर वेल एजुकेटेड है, और जहाँ तक मुझे पता है पढ़ाई और तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुंह फुलाते हुए कहा, इंसल्ट कर रहे हो हमारी? अस्तित्व ने अमानत के दोनों गालों को खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ बल्कि फैक्ट बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, तब जाकर तुम मेरे साथ काम कर पाओगी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहा, हमें कोई स्ट्रांग नहीं बनना, कोई काम नहीं करना, इसलिए अब हमें सोने दो। कहते हुए उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अस्तित्व उसे लेकर कुछ दूरी पर आकर रुक गया। उसने कार को रोककर अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें सोना है तो फिर मैं तुम्हें ऑफिस लेकर चलता हूँ, वहीं पर सो जाना, शाम को हम घूमने के लिए चलेंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखकर हैरानी से कहा, पर हमारे घर वाले, डैडी क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, मम्मा क्या कहेंगी? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम्हारी फैमिली को हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। भूलो मत कि तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी मॉम को, सबको हमारे बारे में सब कुछ पता है, इसलिए इतना रिएक्ट मत करो। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी तुम्हारे डैडी को और तुम्हारे भाई को कैसे संभालना है ये सासू माँ देख लेंगी, तुम फिक्र मत करो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, पर? अस्तित्व ने उसके गालों को किस करते हुए कहा, बार बार कुछ ना कुछ फालतू बकवास मत करो, अब चुपचाप लेट जाओ, हम थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच जाएंगे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना प्रिंस चार्मिंग, भागकर शादी कर लेते हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अचानक से ब्रेक लगाकर अमानत को घूरते हुए कहा, व्हाट? अमानत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, चलो ना, भागकर शादी कर लेते हैं, आसपास मंदिर होगा, चलो जल्दी से मंदिर में जाकर भागकर शादी कर लेते हैं, कितनी अमेजिंग शादी होगी ना हमारी। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है या फिर दिमाग घुटनों में चला गया है? नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ऑलरेडी घुटनों में है, मतलब तुम पागल हो चुकी हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चमकती आंखों से कहा, मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं, चलो ना, भागकर शादी करते हैं। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर।
और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।